दोस्तों, इंसान जो कुछ भी सोचता है, अगर सारा काम उसके सोचने के मुताबिक ही होने लगे, तो यकीन मानिए इस दुनिया में कोई भी इंसान एक दूसरे को कभी जीने ही नहीं देगा। इसलिए इंसान कभी कभी जो काम करता है, उसका परिणाम बिल्कुल इसके विपरीत हो जाता है और फिर उस इंसान के सामने कुछ ऐसी मुसीबतें भी खड़ी हो जाती हैं, जिसका उसको शायद कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर शिकारी खुद का ही शिकार हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है सीहोर, और इसी सीहोर में एक थाना पड़ता है काष्ठा। इसी काष्ठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है कोठरी, और इसी कोठरी गांव का रहने वाला है हेमराज, जिसकी उम्र है लगभग 60 साल के आसपास। हेमराज के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक बेटा भी है, जिसका नाम है नरेश, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। नरेश जो कई तरह की नौकरियां कर चुका है, इसलिए नरेश का अब किसी भी नौकरी में मन नहीं लगता है। नरेश एक दिन अपने पिता हेमराज से कहता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, बल्कि मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है। दरअसल नरेश को बचपन से ही पहलवानी करने का शौक है। नरेश अपने पिता से कहता है कि मुझे अपना खुद का एक जिम खोलना है, जिसके लिए मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। हेमराज के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए हेमराज अपने बेटे की सलाह मान लेता है और फिर नरेश को जिम खोलने के लिए 5 लाख रुपए दे देता है। दोस्तों, ये बात है 11 नवंबर 2022 की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास की। नरेश 5 लाख रुपए लेकर अपने जिम का सामान खरीदने के लिए सीहोर के लिए निकलता है। अपने पिता हेमराज से कहता है कि मुझे वापस आने में रात के लगभग 8 या 9 बज जाएंगे। लेकिन रात के लगभग 10 बजे के बाद भी जब नरेश वापस अपने घर नहीं आता है, तो हेमराज अपने बेटे के पास फ़ोन करता है, लेकिन अब नरेश का फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है। इसके बाद हेमराज अपने बेटे के जितने भी जानने वाले दोस्त होते हैं, सबके पास फ़ोन करता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन इसके बावजूद भी नरेश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी जब नरेश वापस अपने घर नहीं आता है, तो हेमराज अपने एक पड़ोसी को लेकर सीधे नज़दीकी थाने में जाता है और जाकर अपने बेटे नरेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब हेमराज के बारे में पूछताछ करती है, तो हेमराज नरेश की पूरी बात पुलिस वालों को बता देता है। पुलिस हेमराज से पूछताछ करती है कि क्या तुमको किसी के ऊपर शक है कि तुम्हारे बेटे को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर हेमराज एक व्यक्ति का नाम पुलिस को बताता है, जिसका नाम है मोहम्मद सुहेल खान। सुहेल खान जो सीहोर के ही बादशाह रोड का रहने वाला है। हेमराज पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा बेटा जब वापस घर नहीं आया तो मैंने उसके दोस्त मोहम्मद सुहेल के पास भी फ़ोन किया था, और जब मैंने नरेश के बारे में पूछताछ किया तो उसने बताया कि मुझे नरेश के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन मुझे हैरानी सबसे ज़्यादा इस बात पर हुई कि नरेश उसका दोस्त है, इसके बावजूद भी सुहेल ने नरेश के बारे में ज़्यादा जानने का प्रयास भी नहीं किया। हेमराज जैसे ही सुहेल का नाम लेता है, पुलिस अब सुहेल के बारे में जानकारी करना शुरू करती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि सुहेल और उसका परिवार नशे का बिजनेस करता है, जिसकी वजह से वो कई बार जेल भी जा चुका है। पुलिस अब सुहेल खान से पूछताछ करने के लिए अपनी टीम के साथ उसके घर पर जाती है। सुहेल के परिवार में उसकी पत्नी इशरत के अलावा 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम है रुकैया और बेटे का नाम है अमन। पुलिस जब सुहेल के घर पर पहुंचती है, तो वहां पुलिस की मुलाकात सुहेल की पत्नी और उसके बेटे अमन से होती है। पुलिस सुहेल की पत्नी इशरत से सुहेल के बारे में पूछताछ करती है, तो इशरत कहती है कि दरअसल मेरे पति की तबीयत खराब है। आज ही वो भोपाल के LBS हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तबीयत खराब होने की वजह जब पुलिस इशरत से पूछती है, तो इशरत कहती है कि दरअसल मेरे पति को नशे की आदत है और अक्सर उनकी तबीयत खराब होती ही रहती है। लेकिन आज उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। पुलिस सुहेल के घर से वापस तो चली जाती है, लेकिन अब पुलिस अपनी टीम के साथ भोपाल के LBS हॉस्पिटल में जाती है और जाकर सुहेल खान से पूछताछ करती है। लेकिन सुहेल पुलिस वालों को कोई जवाब ही नहीं देता है।
पुलिस को सोहेल के ऊपर पूरी तरह से शक होने लगता है कि शायद सोहेल नरेश के बारे में काफ़ी कुछ जानता है, क्योंकि सोहेल की तबीयत भी उसी दिन ही खराब होती है जिस दिन नरेश भी अपने घर से गायब हो जाता है। इसीलिए पुलिस शक के आधार पर हॉस्पिटल से जब वापस आती है तो अपने एक कांस्टेबल को हॉस्पिटल में ही छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही पुलिस हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, इधर सोहेल खान अपनी जेब से एक मोबाइल निकालता है और किसी को फ़ोन करके बातचीत करने लगता है। कांस्टेबल जब सोहेल को बातचीत करते हुए देखता है तो कांस्टेबल को भी पूरा भरोसा हो जाता है कि सोहेल बीमार होने का नाटक कर रहा है। कांस्टेबल इस बात की जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को देता है। सीनियर अधिकारी को जैसे ही सूचना देता है, पुलिस फिर से सोहेल के घर जाती है और जाकर सोहेल की पत्नी इशरत और उसके बेटे अमन को अपनी हिरासत में लेती है। इधर सोहेल को जैसे ही पता चलता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, तो आखिरकार सोहेल भी सही रास्ते पर आ जाता है। सोहेल तुरंत ही हॉस्पिटल से छुट्टी लेता है और सीधे अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन सोहेल भी कम शातिर अपराधी नहीं है। सोहेल जब अपने घर से थाने के लिए निकलता है तो रास्ते में ही सल्फार की 2 गोलियां खरीद लेता है। दरअसल सोहेल सोचता है कि सल्फार की गोली अपने मुंह में दबा लेता हूं। सल्फार जो जितना जहरीला है उतना ही खराब उसकी बदबू भी होती है। सोहेल सोचता है कि सल्फार की गोलियां अपने मुंह में दबाकर थाने जाता हूं। जब थाने जाऊंगा तो सल्फार की बदबू जब पुलिस वालों के मुंह में जाएगी तो पुलिस वाले भी मुझसे ज़्यादा पूछताछ नहीं करेंगे। गोलियां मुंह में दबाकर वहां से रवाना तो होता है, लेकिन जैसे ही थाने के गेट के पास पहुंचता है तो अचानक उनमें से एक गोली सोहेल के पेट के भीतर चली जाती है, जिसकी वजह से जब वो थाने के पास पहुंचता है तो गेट पर ही गिर जाता है और तड़पने लगता है। पुलिस जब सोहेल को तड़पता हुआ देखती है तो आनन फानन में उठाकर उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। डॉक्टर जब सोहेल का उपचार करना शुरू करते हैं तो उपचार के दौरान ही सोहेल की मौत हो जाती है। सोहेल की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद पुलिस सोहेल की पत्नी और उसके बेटे को भी छोड़ देती है और इस मामले की जांच और पड़ताल कुछ दिनों के लिए रोक देती है। पुलिस अब सच्चाई का पता लगाने के लिए सोहेल के घर के सामने लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि 12 नवंबर की सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास सोहेल अपने घर से एक सफ़ेद कलर की स्कूटी लेकर 4 बार निकलता है और जब भी अपनी स्कूटी लेकर अपने घर से निकलता है तो उसकी स्कूटी पर एक बोरी में कुछ सामान रहता है। अपने घर से बाहर निकलता है, थोड़ी देर बाद वापस आता है, लेकिन जब वापस आता है तो वो बोरी उसकी स्कूटी में नहीं होती है। जैसे ही इस तरह का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल जाता है, पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिर से सोहेल की पत्नी और उसके बेटे अमन को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और रात के समय लगभग 4 बजे के आसपास सोहेल के 4 बार घर से बाहर जाने और वापस आने के बारे में पूछताछ करती है। इस पर इशरत कहती है कि साहब मेरा पति नशे का बिजनेस करता है, वो रात को कब आता है और कब जाता है इस बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन पुलिस को इशरत की बातों पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए पुलिस इशरत और उसके बेटे के साथ सख्ती से पूछताछ करती है। जैसे ही पुलिस अपनी सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार इशरत अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। इशरत कहती है कि साहब नरेश की हत्या कर दिया गया है। लेकिन इशरत जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद मालूम चलता है कि शिकारी का खुद शिकार हो गया है। नरेश, जो कि बचपन से ही पहलवानी का शौक रखता है, जब अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, कई जगहों पर नौकरी कर लेता है, आखिरकार वो अपना खुद का जिम खोलने का फैसला कर लेता है। इसके लिए पहले कुछ दिनों तक दूसरे जिम में जाता है और जाकर ट्रेनिंग भी लेता है। लेकिन नरेश जब जिम करने के लिए जाता है तो उसी जिम में एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। वो लड़का सोहेल खान को पहले से ही जानता है। इधर सोहेल खान जो कोकीन और ब्राउन शुगर जैसी नशीली चीज़ों का बिजनेस करता है। सोहेल की आदत होती है कि जवान लड़कों को अपने घर पर बुलाता है और उनको नशे का आदत लगा देता है। जब लड़के सोहेल खान के घर पर जाते हैं तो सोहेल की पत्नी इशरत और उसकी बेटी रुकैया अपने जलवे और लटके झटके दिखाना शुरू कर देती है। उनसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें भी करने लगती है।
जिसकी वजह से जितने भी लड़के होते हैं अक्सर उसकी बेटी और उसकी पत्नी से ही बातचीत करने के लिए ही नहीं जाते हैं बल्कि नशे का आदी भी हो जाते हैं। इधर सोहेल को जब पूरा भरोसा हो जाता है कि शिकारी का शिकार हो गया है तो अपनी पत्नी और बेटी को उनके सामने से हटा देता है। सारे लड़के भी नशे से इस प्रकार के आदी हो जाते हैं कि कहीं न कहीं उसकी पत्नी और उसकी बेटी को छोड़ देते हैं। फिर नशा करने के लिए ही सोहेल के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में एक दिन नरेश सोहेल के घर जाता है। सोहेल के घर जाता है तो पहले के जैसे ही सोहेल की पत्नी और उसकी बेटी नरेश को भी अपने लटके झटके दिखाना शुरू कर देती हैं। रुकैया जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। इधर नरेश जब पहली बार रुकैया को देखता है तो रुकैया की खूबसूरती को देखकर पहली ही नज़र में उसको अपना दिल दे बैठता है। इसके बाद नरेश जब भी सोहेल के घर पर जाता है नशा तो करता ही है, रुकैया के साथ भी समय बिताने लगता है। लेकिन जैसे जैसे रुकैया और नरेश के बीच में नज़दीकियां आने लगती हैं आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी जब सोहेल खान को होती है तो वो काफ़ी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसके बाद सोहेल नरेश को अपने घर आने के लिए मना कर देता है, लेकिन नरेश फिर भी रुकैया से मुलाकात करने के लिए ज़बरदस्ती सोहेल के घर आना जाना शुरू कर देता है। हालांकि इसी दौरान नरेश का काफ़ी पैसा भी खर्च हो जाता है और नरेश के ऊपर सोहेल का लगभग 2 लाख रुपए का उधारी भी हो जाता है। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो नरेश भी सोहेल के घर आना जाना बंद कर देता है। लेकिन जब अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अपने पिता से 5 लाख रुपए मांगता है तो हेमराज भी अपने बेटे को 5 लाख रुपया दे देता है। इधर नरेश के हाथ में जैसे ही 5 लाख रुपए आ जाते हैं तो नरेश को फिर से रुकैया का घर याद आने लगता है। 11 नवंबर को नरेश जब अपना सामान खरीदने के लिए सुबह के लगभग 10 बजे अपने घर से निकलता है तो सबसे पहले सोहेल के घर पर पहुंच जाता है और जाकर जब नशे की चीज़ें मांगता है तो सोहेल कहता है कि तुम्हारे पास पहले से ही मेरा 2 लाख रुपए का उधार बाकी है, पहले वो पैसा लाओ फिर मैं तुमको सामान दूंगा। सोहेल जब पैसे मांगता है तो नरेश कहता है कि फ़िलहाल मेरे पास 5 लाख रुपया है और मैं अपना खुद का जिम खोलने जा रहा हूँ, एक बार मुझे बिजनेस शुरू कर लेने दो, जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा तुम्हारा सारा पैसा मैं वापस कर दूंगा। इधर 5 लाख रुपया अपने पास से जब सोहेल को दिखाता है तो सोहेल की भी नीयत खराब हो जाती है। लेकिन उसी समय नरेश रुकैया के बारे में सोहेल से पूछताछ करता है। नरेश जैसे ही रुकैया के बारे में पूछताछ करता है सोहेल अपनी बेटी का नाम सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सोहेल उसी समय प्लान बना लेता है कि ये सारा झंझट मैं आज ही खत्म कर दूंगा, पैसा भी मिल जाएगा और उसकी बेटी से नरेश का पीछा भी छूट जाएगा। इसलिए सोहेल अपने घर के अंदर से एक चाकू लेकर आता है और नरेश के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन नरेश जो पहले से ही पहलवान था सोहेल के ऊपर भारी पड़ जाता है। जैसे ही दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है शोरगुल सुनकर घर के भीतर से सोहेल की पत्नी और उसका बेटा अमन भी आ जाता है। उस वक्त घर में रुकैया मौजूद नहीं थी। इधर सोहेल जब अपनी पत्नी और अपने बेटे को सामने देखता है तो उनसे मदद मांगता है। इसलिए सोहेल की पत्नी और उसका बेटा अमन दोनों मिलकर नरेश को पकड़ लेते हैं। दोनों जैसे ही नरेश को पकड़ लेते हैं सोहेल उसी चाकू से नरेश के ऊपर एक के बाद एक लगातार कई बार करने लगता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही नरेश की मौत हो जाती है। नरेश की जैसे ही मौत हो जाती है तो नरेश की लाश को ठिकाने लगाने के लिए सोहेल और उसकी पत्नी और उसका बेटा तीनों मिलकर नरेश के शरीर को 8 हिस्सों में काट कर अलग कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान रात के समय ही नरेश के पिता सोहेल के नंबर पर फ़ोन करता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन सोहेल हेमराज से झूठ बोल देता है और फिर उसके शरीर के सारे टुकड़ों को 4 बोरियों में पैक करता है। अगले दिन सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास एक एक बोरी को अपनी स्कूटी पर रखकर घर से निकलता है और करबला के पास बहने वाली सीवान नदी में फेंक देता है। लेकिन सोहेल को ये मालूम होता है कि पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए ज़रूर आएगी। इसलिए सोहेल पुलिस के सवालों से बचने के लिए भोपाल के LBS हॉस्पिटल में जाता है और जाकर एडमिट हो जाता है। वाकई में दोस्तों जब
इशरत ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस इशरत के बयान के आधार पर ही माँ बेटे दोनों को अपनी हिरासत में लेती है और अगले दिन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से दोनों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।